समझ में आया था जो पहले पढ़ाए हम लोग। कोई डाउट है किसी को? पूछ सकता है अभी। Anybody is having any doubt? जी सर। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे तुर्की ट्राइबल्स पर्शियन रीजन में आए। उनका अपना कोई रिलीजन नहीं था और बाद में वो इस्लामिक फोल्ड में आए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू इन्वेड इंडिया। बट तुर्की ट्राइबल्स वर नेवर इंटरेस्टेड इन establishing an empire, initially at least। जो तुर्की कबीले के लोग थे, इनका ऐसा कुछ नहीं था कि भारत में आकर उनको अपनी कोई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करनी है या भारत पे रूल करना है। दे वर बेसिकली इंटरेस्टेड इन प्लंडरिंग, लूटिंग, लूटना चाहते थे बस वो। तो शायद यही कारण है कि मोहम्मद गजनी जो है उन्होंने फ्रीक्वेंट रेड किया दिल्ली, गुजरात और वापस चले गए। अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने के लिए जिन लोगों ने सबसे पहला प्रयास किया तुर्कियों में, वो घुरिद थे, यानी कि महमूद गौरी, है ना। उनका ये था कि वो एस्टैब्लिश करें, फिर तराइन का वॉर और ये सब, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अब जिस समय में ये तुर्की ट्राइबल्स हैं, 4 खलीफे हैं, एटलीस्ट 3 खलीफों की तो बात कर ही सकते हैं हम लोग, सैफुद्दीन, उमायद और अब्बासिद। ये 3 खलीफे जब अरब रीजन में थे तो उस समय का भारत कैसा था ये जानना होगा, तभी तो हम दोनों को मिला पाएंगे। वरना हमारे लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि सर भारत में आप इससे लड़ाई कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का था शासक, तो पृथ्वीराज चौहान क्यों लड़ाई कर रहे थे, ये कौन है, चौहान कहां से आए हैं, ये भी तो जानना होगा। ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो अब हम थोड़ा सा जो है सऊदी अरब, पर्शिया के रीजन से भारत में आते हैं और फिर अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने खत्म किया था, दैट इज डेथ ऑफ हर्षवर्धना 647 एडी, जहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर आप लोग को याद हो, जिन्होंने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, उनको इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धना का युद्ध चालुक्यों से हुआ था, है ना। आज चालुक्यों की लड़ाई पल्लवा से हो रही थी। याद है कुछ? थोड़ा सा पीछे थे हम लोग, पीछे पड़े थे। क्या था उसमें कि हर्षवर्धना ने अपन, हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के एक राजा थे।
तो हर्षवर्धना और पुष्यभूति जब था, गुप्ता के डिक्लाइन के बाद, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा सेंट्रल पावर जब वीक होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वही हुआ गुप्ता की डिक्लाइन के बाद। आपने लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? आई सॉ यू इन द प्रीवियस क्लासेस बट नॉट यू टू। आप पहली बार आ रहे हो आप दोनों। आपने पढ़ाई करी है प्राचीन भारत की? चलिए आप बताइए जरा कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ भारत में, उत्तर भारत में? छोटे छोटे राजा, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम आ गया था, सामंती व्यवस्था आ गई। घर में अगर आपके दादा परदादा में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे भाइयों में बंटवारा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही कोई सेंट्रल पावर अगर वीक पड़ जाएगा तो आपके पास कोई चांस बचेगा? कोई होगा जो बांध के रखे? तो नहीं है कोई। तो छोटे छोटे डायनेस्टी इमर्ज कर गए। ऐसी एक डायनेस्टी जो थी थानेश्वर में, पुष्यभूति के नाम से इमर्ज करी। चूंकि गुप्ता की डिक्लाइन के बाद बंगाल और गुजरात जो दो मेजर पावर हैं, बंगाल और गुजरात, ये दो मेजर पावर हैं। अच्छा, ये दो मेजर पावर क्यों रहे हैं हमेशा से? देखिए, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? इसका उत्तर पता है आपको? कहते थे भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, अंग्रेज जो है इसी चिड़िया को लूटने आए थे। इसका कारण क्या है? भारत को किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, थैंक्स टू आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारे यहाँ चावल होता है, गेहूं होता है, मसाले होते हैं, और कभी कभी तो आप इतना मसाला डाल देते हो कि आपका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि मसाला यहाँ पर एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। ये मैंने ही कल किया है। माता पिता सब कोई है नहीं, वाइफ है नहीं, सब फंक्शन है हमारे घर में, तो मैं तो क्लास लेनी थी तो मैं रुक गया यहाँ पर, मुझे भी जाना है। खैर, तो इतना मसाला डाल दिया, इतना मसाला डाल दिया कि आज मैं खाना ही नहीं खाया। अच्छा बनाने के चक्कर में आज मैं कुछ ऐसा करूंगा, अपनी वाइफ को भेजूंगा, वो खुश हो जाएगी। इतना मसाला था, इतना मसाला था, उसका एहसास सुबह में हुआ मुझे पूर्णतः कि लगता है ज्यादा मसाला हो गया है। समझे सर? हाँ, वो तो अच्छा लगता ही है। अपना बनाया हुआ कभी खराब लगता है किसी को? अपना बनाया हुआ तो कचरा भी सही लगता है, मेहनत से बनाया गया सर। हाँ सर, तो हुआ ये कुछ कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था। तो यहाँ के जो साउथ ईस्टर्न और चाइना जब ट्रेड करती थी तो वो भारत होते हुए ट्रेड करती थी। ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो श्रीलंका से घूमकर अरब चले जाए। हाँ, उस समय के जहाज इतने विकसित नहीं थे, और ये बात मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता है। मेरा खुद का नेवी बैकग्राउंड है, तो जहाज विकसित होना बहुत जरूरी है लंबी जर्नी के लिए। ये लोग क्या करते, थोड़े दिन का खाना होता था, अरे भाई जब खाना ही भर लेंगे तो सामान कैसे भरेंगे? तो सामान बस इतना ही भर देते, इतने में भारत पहुंच जाए। और जब वो भारत पहुंचते थे तो या तो भारतीय मर्चेंट यानी कि भारतीय व्यापारियों के साथ ट्रेड करते थे, या फिर उचक उचक के उचक उचक के उचक उचक के उचक उचक के पहुंचते थे सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरब और अफ्रीका के कोस्ट के पास कुछ नहीं था सिवाय सोने के अलावा। सोने वाला सोना नहीं, पैसे वाला सोना। समझ रहे हो कि नहीं? उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, और इंडिया के पास बहुत कुछ अवेलेबल था। तो वो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व के जो व्यापारी आते थे और जो चाइना के व्यापारी आते थे, उनको कहते थे कि भाई कहां जाओगे इतना दूर, हम ही को सामान दे दो। अब सवाल उठता है कि अगर भारतीय सामान लेंगे तो पैसा ही तो देंगे, कोई जरूरी नहीं है।
सामान के बदले सामान भी दिया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इंडिया के पास इतना सामान था कि किसी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा अवेलेबल जरूर था जो इनके पास नहीं था। तो ये क्या करते थे, सामान खरीदते थे और बदले में सामान इनको दे देते थे, तो वो अपना चले गए सामान लेकर। यहां पर क्योंकि भारत का हिंद महासागर में प्रोटूडेंस था, इंडिया का इंडियन ओशन में प्रोटूडेंस था, इस वजह से वो सामान के बदले सामान देते थे। और ये सामान बुंदेलखंड और मलबा के रास्ते गुजरात पहुंचाया जाता था। और गुजरात में अरबी मर्चेंट को सामान दे दिया जाता था कि अरबी व्यापारियों को सामान दे दिया जाता, बदले में खूब सारा सोना लिया था, क्योंकि उनके पास सामान बेचने के, सामान के बदले सामान तो है नहीं। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि हम सामान बेचे और अरबी मर्चेंट को सामान बेचकर खूब सारा सोना अपने पास इकट्ठा कर लिए। धीमे धीमे हमारा क्या हुआ कि सोने का भंडार बढ़ता चला गया, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब इस कहानी से आप एक बात तो समझ में आ गया है आपको कि बंगाल और गुजरात का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों बंगाल और गुजरात का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? क्योंकि दे आर इन दी मेजर ट्रेड रूट। कहानी को जरा समझने की कोशिश कीजिए, बात को समझा, बात को समझा? अच्छा, एक और ट्रेड रूट था जो कि बंगाल होते हुए गंगा यमुना दोआब कन्नौज होते हुए लैंड सिल्क रूट को जोड़ता था। बात को समझा? इसको उत्तर पथ के नाम से भी कई बार जाना जाता है। अब अगर किसी को बहुत पावरफुल होना है तो उसको इकोनॉमिकली, देखिए इतिहास में क्या है ना कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, इतिहास साक्षी है कि जो भी राजा बहुत डोमिनेंट हुआ है उसके पास साउंड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या क्या कारण है उसका? अगर उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा आर्मी रखेगा, ज्यादा से ज्यादा आर्मी, क्योंकि आर्मी को वो पैसा दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा आर्मी रखेगा तो उसका एम्पायर अपने आप पावरफुल हो जाएगा, वो अपने आसपास की टेरिटरी को जीत लेगा। समझे बात होगी नहीं? तो हर वो चीज जो इकोनॉमिकली उसे मजबूत कर रहा है वो सारा काम वो करेगा। समझा बात होगी नहीं? जब गुप्ता डिक्लाइन किए तो धीमे धीमे क्या हुआ कि गुजरात भी उनके हाथ से चला गया और बंगाल भी उनके हाथ से चला गया, और थानेश्वर जो हरियाणा में है वहां का एक राजा जो था पुष्यभूति जिसे कहते हैं, उसने सोचा कि कुछ ऐसा जगह पकड़े जिससे गुजरात भी आसान में आ जाए, बंगाल भी आसानी से हमारे हाथ में आ जाए, गुजरात भी हमारे हाथ में आ जाए, और उत्तर पथ का ट्रेड रूट भी हमारे हाथ में रहे, और साथ में वो एरिया फर्टाइल भी रहे, उर्वर भी रहे। और ये काम मगध में रह के नहीं हो सकता था, क्योंकि मगध जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है, वो गुजरात से भी दूर है और उत्तर पथ से भी दूर है। तो ढूंढा गया कि कोई ऐसा जगह ढूंढा जाए जो फर्टाइल भी हो और कमर्शियली वायबल भी हो और ट्रेड भी वहां बहुत अच्छी तरीके से होता हो। वो एकमात्र जगह था गंगा यमुना का दोआब, जिसे प्रेजेंट डे आप कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली कन्नौज। गंगा यमुना का दोआब चूंकि गंगा और यमुना के दोनों के बीच में था, इसीलिए वो जमीन उर्वर थी, उसकी उर्वरा शक्ति ज्यादा थी। दूसरी बात, गंगा यमुना का दोआब का जो कैसे कन्नौज भी आप कह सकते हैं, आज के डेट में कन्नौज लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, वहां से गुजरात भी नजदीक था, वहां से बंगाल भी नजदीक था, और वहां से उत्तर पथ भी नजदीक था। तो अगर जिस राजा ने कन्नौज को अपना अपना अधिपत्य रख लिया, उसको खेती के लिए, एग्रीकल्चर कृषि की भी जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी उर्वर जमीन है, फर्टाइल लैंड है, और साथ में वो फ्यूचर में कभी गुजरात को भी जीत सकता है, बंगाल को भी जीत सकता है और उत्तर पथ में भी जीत सकता है। और जो आपके पास एग्रीकल्चर भी हो गया और आपके हाथ में गुजरात भी हो गया, आपके हाथ में बंगाल भी हो गया, तो आपके मुंह में खून लग गया।
फिर तो बल्ले बल्ले है, तब तो पूरा उत्तर भारत आपके हाथ में है। क्यों गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? अब आपका सवाल उठेगा कि सर क्या कारण है कि गुजरात और बंगाल को ही जीता जाए? कोई भी डायनेस्टी है, ट्रेड तो हो ही सकता है। आपके दिमाग में क्या आएगा? सर गुजरात में गुर्जरा पतिहारा है, यहाँ पाल वंश है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर पहले गौड़ था, तो क्या दिक्कत है? रहने दीजिए किसी और के हाथ में। ट्रेड तो वो करने देगा ना, बिल्कुल ट्रेड करने देगा वो आपको, लेकिन जब उसकी बाउंड्री में आप टच करेंगे और बाउंड्री से निकलेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स, चुंगी, टोल। तो जो मर्चेंट होंगे ना, उनको उनका मुनाफा कम होगा। देखिए जब मर्चेंट क्लास होता है ना, वो मुनाफा पे जीता है सर। वो हर संभव वो कोशिश ये करता है कि जहां कहीं से पैसा बच जाए उसको बचा लिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अब जगह जगह पर उसे टोल ही देना पड़ेगा, तो क्या ही मुनाफा बचेगा सर उसका? कह रहे यार 4 जगह टोले देना पड़ता है। बुंदेला टोल मांगते हैं, मलवा के लोग टोल मांगते हैं, बंगाल टोल मांग रहा है, गुजरात टोल मांग रहा है। तो ये मर्चेंट सोचेंगे कि क्यों ना उत्तर भारत के जो शासक हैं वो पूरे एरिया को कंसोलिडेट कर ले। तो ये मर्चेंट्स क्या करेंगे? राजा को पैसा देंगे कि आप अटैक करिए उत्तर भारत पर। आप अपना, यार इतना तेज नहीं बोल पाएंगे यार, आवाज नहीं जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अभी समझ में आ रहा है? हेलो, अभी क्लियर है? तो ये जो उत्तर भारत के जो ट्रेडर होंगे वो कहेंगे किसी तरीके से अगर ये पूरा एक अंपायर हो जाता तो भैया पैसा बचता। आज ही नहीं, इतिहास में भी राजा बनाए गए हैं ट्रेडर द्वारा और राजा हटाए गए हैं ट्रेडर द्वारा। क्रोनी कैपिटलिज्म शुरुआत से चलता रहा है, पहली बार कोई नई बात नहीं है कि आधुनिक युग में ही, मॉडर्न इंडिया में ही ट्रेडर क्लास जो है या जो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो पॉलिटिकल फंडिंग करता है, ऐसा नहीं है। पहले से पॉलिटिकल फंडिंग का कॉन्सेप्ट रहा है। तो जो ट्रेडर होंगे वो राजा को कहेंगे, पुष्यभूति को, कि भैया कुछ करो, पूरा उत्तर भारत जीतो, हम तुमको फंड कर रहे हैं। अब अगर हमें 100 रुपए मुनाफा होगा तो 10 रुपए हम दे देंगे, तो क्या बुराई है भाई? कहीं उत्तर भारत अगर कंसोलिडेट हो गया तो कम से कम चुंगी तो नहीं लिए देना पड़ेगा। तो ट्रेडर क्लास फंड कर रहे थे कि आप लड़ाई करिए, हम आपको फंड करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। राजा के पास पैसा है, आर्मी है, मिलिट्री है, सब कुछ है, तो वो लड़ेगा। बात समझा कि नहीं? और वो पूरा उत्तर भारत को कमांड करना पड़ेगा। हर्षवर्धन ने यही किया। हर्षवर्धन ने बंगाल को जीता, बुंदेलखंड को जीता, मालवा को जीता, गुजरात को जीता, और बंगाल और गुजरात के ट्रेड रूट को इंटीग्रेट कर दिया। बोला भाई अब से तुझे चंगी देने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई है यहाँ पर, कोई तेरे से पैसा मांगे बताइयो जरा, ऐसा चपाट मारेंगे ठीक कर देंगे। समझे बातों की नहीं? पर अनफॉर्चुनेटली जब आदमी के पास कोई चीज आता है तो उसके साथ लालच भी आता है। हर्षवर्धन को खून लग गया था मुंह पे कि भैया यहां तो बंगाल और गुजराते जोड़े हैं, जो दक्षिण भारत अगर जोड़ दिए तो सोचो कितना पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दक्षिण भारत पूरा हर्षवर्धन के अंदर आ गया तो फिर ट्रेड बंगाल और गुजरात के थ्रू ही नहीं, ट्रेड ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट भी हो सकता है, और बिना चुंगी दिए टैक्स आप आराम से जो है काम चला सकते हैं। दक्षिण भारत में 2 मेजर डायनेस्टीज थी उस समय में। एक डायनेस्टी थी चालुक्यंस और एक डायनेस्टी थी पल्लवास, अगर आपको थोड़ा याद हो तो।
जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में चालुक्यों की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा लड़ रहे थे, उनका नाम था पुलकेशिन टू, और पल्लवा वंश से जो लड़ रहे थे वो थे महेंद्र वर्मन वन। अब इनमें कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है। काई कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चलेगी पल्लवाज और चालुक्यों के बीच में। भैया अगर मान लो कि ये एरिया चालुक्यों का है और ये एरिया पल्लवों का है, तो ये भी तो चाहेंगे कि भैया मुझे ये कोस्ट मिल जाए, और ये भी चाहेगा कि मुझे ये कोस्ट मिल जाए, क्योंकि इसे भी पता है कि अगर ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों मिल गया तब तो भाई साहब गर्दाई मचा देंगे। समझ रहे हो? अच्छा, ये ट्रेड कैसे करते थे? तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, और ये पूरा कृष्णा रिवर और ये गोदावरी का बेल्ट। मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। ये कृष्णा, कृष्णा, और ये तुंगभद्रा, और ये कृष्णा। यानी यहां से कोई आदमी आया, नदी में घुसा, और नदी के होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गया। तो यहां पर जो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन टू हैं, वो चाहेंगे कि मैं पल्लवों को लात मार के भगा दूं और मेरा वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों मिल जाएगा। फिर तो भाई साहब क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, पार्टी। फिर तो पैसा पैसा होगा चारों दिशाओं में। तो ये दोनों आपस में लड़ते थे। पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया और पल्लवाओं को वीक कर दिया। बात समझे कि नहीं? अच्छा, ये तो छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, हर्षवर्धन बहुत बड़े लेवल पे सोच रहा है। हर्षवर्धन कह रहा है अगर मेरा दक्षिण भारत में कमांड हो गया भाई साहब, हर्षवर्धन सोच रहा है दक्षिण भारत में कमांड हो गया तो अभी तो मैं बस गुजरात और बंगाल से खुश हूं, आगे और खुश हो जाऊंगा और पैसा मिलेगा मुझे। उसने पुलकेशिन टू पे अटैक कर दिया। पुलकेशिन टू ने हरा दिया हर्षवर्धन को। कहा औकात में रहो, नर्मदा के साउथ जाने का नहीं। तो चाह कर भी नर्मदा तक ही जो है बाउंड्री किनकी रही? हर्षवर्धन की रही। समझ में आ गया? बाद में महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन टू को मार दिया, यानी कि महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन टू को मार दिया, और ये दोनों कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में कमजोर हो गए। बात समझेगी नहीं? बात समझा? ऊपर हर्षवर्धन 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो गई। 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई। यहां ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में ये कमजोर पड़ गए। समझ में आ गया? बंगाल में पहले गौड़ों का शासन हुआ करता था, यादव शशांक, समझे? वो कमजोर होने लग गए। तो हर्षवर्धन के डेथ के बाद पूरा भारत ही कमजोर पड़ रहा था, पर एक गड़बड़ी हर्षवर्धन ने कर दिया मैडम। क्या गड़बड़ किया हर्षवर्धन ने? सामंती प्रथा, सामंतवादी प्रथा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ना आप मार्क्सिस्ट जोग्राफर, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बातें करते रहते हो। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन नहीं है, बात सही है। मैं तो आपको राइट विंगर हिस्टोरियन की पर्सपेक्टिव भी देता हूं, तो लेफ्ट विंगर के पर्सपेक्टिव भी आपको मिलना चाहिए। फ्यूडलिज्म के साथ बड़ी समस्याएं हैं। इससे पहले कि हम फ्यूडलिज्म की समस्याओं के बारे में जाने, पहले ये तो पता हो कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। क्या होता है फ्यूडलिज्म सर? किसी को पता है? सामंतवादी प्रथा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप लोगों में जो नए बच्चे हैं, सामंती प्रथा नहीं पता आपको? गुप्तों के समय से शुरू हुआ था। लैंड ग्रांट करते थे। हाँ जी मुकेश। हाँ जी श्वेता, बोलो। पंखा बंद करो। हाँ भाई मुकेश। हाँ बोलो, क्या बोलते थे? लैंड ग्रांट करते थे, तो लैंड ग्रांट होता था। और कोई कुछ बोलेगा?
करने के लिए लाओ था, थोड़ा सा पैसा उसका यहाँ से लेके और वापस राजा को देने का था, सारा कुछ पावर राजा की सब रहेगा। देखिए, मान लीजिए कि आपको भारत पे शासन करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप स्टेट्स में बांट दीजिए, उनके अपने अपने चीफ मिनिस्टर होंगे और वो रूल करेंगे, आप पर ओवरऑल कंट्रोल रहेगा आपका, है ना, रहेगा। तो इससे पूरा इंडिया सेंट्रलाइज रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि इतना बड़ा, आप ये सोचिए कि इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मान लीजिए कल के डेट में आप, मान लीजिए बिहार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अब आपको बिहार को चलाना है तो आपको कई सारे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होगी, तभी तो बिहार चलेगा। कैसे चलेगा भाई, आप एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे तो आपको चाहिए होगा, तब बिना सिविल सर्वेंट के कैसे पूरा राज्य चलेगा। तो आपके पास है कि आपने सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया और बदले में आपने उनको सैलरी दे दिया। आपके पास पैसा है तभी तो आप इतनी सैलरी दोगे। मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है और आपको चलाना है, आप राजा हैं, पूरे बिहार के आप राजा हैं, अब आप क्या करेंगे। इतना पैसा नहीं है कि हम हर जगह पे सिविल सर्वेंट रखें और वहां पर जो है उनको सैलरी महीने महीने दे। दूसरी बात, अगर मैं पटना में हूं तो जमुई, किशनगंज, इनके सिविल सर्वेंट क्या कर रहे हैं, इन पे नजर रखना भी मुश्किल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए बिहार का मैप कुछ ऐसा है, मैं आपको बिहार का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप बात को समझ पाए। मान लीजिए कि गंगा यहां से फ्लो कर रही है और आपका पटना कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मान लीजिए जमुई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आपसे बहुत दूर है। आज के टाइम में दूरी उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव रेलवेज, वी हैव एयरवेज, बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन उस समय तो करता होगा। अब किसी आदमी ने कहा कि भाई ऐसा है, जमुई में, पटना में रहते हुए जमुई में विद्रोह हो गया, तो आप जमुई पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाएगा आपको, क्योंकि घोड़े पे जाना पड़ेगा आपको, घोड़ा लेटेगा, कहेगा भैया हम नहीं जा पाएंगे। तो बहुत मुश्किल था इस एरिया पे कंट्रोल करना। देयर इज सम प्रॉब्लम और व्हाट। ओके ओके ओके। तो अब यहां पर आपका शासन करना मुश्किल था क्योंकि भाई साहब आज की डेट के ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है इस समय में। दूसरी बात, अगर मान ले मैंने अपना सिविल सर्वेंट यहां पर डाला तो इनको सैलरी देना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं नहीं। अभी तो बंगाल और गुजरात ट्रेड में भी नहीं है, मैं हर्षवर्धन से पहले की बात कर रहा हूं। तो पैसा भी नहीं है मेरे पास इतने दूर से इस, अच्छा मैंने अगर मान लो डाल दिया, मैं ये कहूंगा कि भाई यहां से हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया, खेती के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया, बटाई हुई, टोल से टैक्स कलेक्ट किया, मान लेता हूं मैंने टैक्स कलेक्ट किया, कितना कलेक्शन हुआ ये नजर रखना बहुत मुश्किल था कि नहीं था। रखना बहुत मुश्किल होगा भाई, कैसे करोगे, इतने दूरी पे आप रह रहे हो, कैसे करोगे आप, समझे बात होगी नहीं। तो प्रॉब्लम ये थी कि इस एरिया पे आपका रूल करना मुश्किल है क्योंकि ना तो आप यहां के टैक्स कलेक्शन पे नजर रख सकते हो, ना ही सिविल आप टैक्स कलेक्शन पे नजर नहीं हो तो पैसा ज्यादा नहीं आएगा, पैसा ज्यादा नहीं आएगा तो सिविल सर्वेंट को पैसा नहीं दे पाओगे, मुश्किल था। जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप आराम से पैसा दे दोगे, टैक्स कलेक्शन पे भी ध्यान दे दोगे, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे आप। तब ये हुआ कि एक काम करते हैं, इस रीजन में किसी सिविल सर्वेंट को कह देते हैं कि ये क्षेत्र तेरा हुआ इसको कहते हैं जगीर देना। समझ में आ गया, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, पूरा का पूरा एरिया दे देंगे, पूरा जमुई आपके नाम हुआ, मान लीजिए आप एक्स कुमार हैं, एक्स कुमार के नाम हुआ, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, ये एरिया आपको दे दिया है, इस एरिया पर टैक्स कलेक्शन का अधिकार आपका हुआ, आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, कुछ हिस्सा आप रखिए, कुछ हिस्सा हमको दीजिए, और आपको इसी टैक्स कलेक्शन जो आपने रखा है उसमें से एक आर्मी भी मेंटेन करनी होगी, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी आर्मी मुझे दें। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि राजा है सबसे ऊपर और सबसे नीचे प्रेजेंट है,
पेजेंट के नीचे कई सारे जमींदार नाइट्स वगैरह आ गए। अब जमुई का जो पेजेंट है वो राजा को नहीं जान रहा। क्यों नहीं जान रहा? क्योंकि उससे जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो तो लोकल फ्यूडल लॉर्ड है, एक्स कुमार। उसके लिए तो राजा भी एक्स कुमार, भगवान भी एक्स कुमार। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो राजा से सवाल करने नहीं जाएगा, वो एक्स कुमार से कहेगा। जमींदार हो गए भाई हमको ये समस्या है, और जमींदार भी ये नहीं कह सकता जाके जाओ राजा के पास, सारे टैक्स तो मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना। समझ रहे हो बातों की नहीं? अब मान लो कि जमींदार ने कितना पैसा टैक्स कलेक्ट किया, ये राजा को क्या पता। हर बार कहेगा 100 रुपए ले लीजिए, अरे इस बार तो पैदावार ही नहीं। एक काम करिए, आप अपनी कोई खेत किसी बटाई जमीन जो होते हैं ना करने वाले बटाईदार जो होते हैं उनको दे दीजिए, वो कभी नहीं कहेगा कि इस बार बहुत पैदावार हुई है। कभी किया है किसी के? आपके पास आम का पेड़ है, आम के पेड़ को कई बार क्या करते हैं, शेयर होल्डिंग, शेयर पे डाल देते हैं। वो जो होते हैं ना हिस्सेदार, वो क्या करता है, आम के पेड़ को देखता है कोई पाम ना तोड़ दे, सब कुछ करेगा, वहीं सोएगा वो। लेकिन जब आम टूटेगा तो उसका एक हिस्सा वो कौन लेगा, वो बटाईदार लेगा, और बाकी 3 हिस्सा आपको दे देगा, या 2 हिस्सा जो भी उसके पास शेयर चलेगा। 3 हिस्से में 1 हिस्सा वो रखेगा, 2 हिस्सा आपको दे देगा, या 4 हिस्से में 1 हिस्सा वो खुद ले लेगा, 3 हिस्सा आपको दे देगा। उसे पूछो कितना हुआ है आम, इस बार तो आम ही नहीं हुआ है। गौर किया आपने? ऑब्जर्व किया किसी ने? अरे आप क्या खेत होगा या किसी और का खेत होगा, आपने ये चीज देखा होगा कि जो हिस्सेदार होते हैं वो कभी आपको जिंदगी में नहीं कहेंगे कि बड़ी पैदावार हुई सर, इस बार तो गर्दा मच गया है। हाँ, अब तो तुम देखते हो क्योंकि तुम नजदीक हो, सामने वाला राजा थोड़ी ना जा रहा है। अगर इतना ही देखने वाला होता तो फिर वो इसको जागीरदारी और फ्यूडल में लाता क्यों? वो तो हमेशा कहेगा भाई इस बार तो सर कलेक्शन है, सर मक्कार हो गए सारे प्रेजेंट। देखो श्वेता बोलती है हमेशा फसल खराब ही रहता है सर उनका, तो देखा है आपने मैम? तो ये हमेशा कहेगा यार पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा है, हम तो जगीर लेकर नुकसान में आ गए हैं, इससे बढ़िया पैसा ही दे दो हमको। अब राजा पे भाई कोई कंट्रोल तो है नहीं। अगर कंट्रोल होता तुम्हें जगीर, अच्छा ये जगीरदार को भी पता होता, फ्यूडल लॉर्ड को भी पता होता है कि ये राजा हो जाके बस की बात नहीं है, बहुत दूर रह रहा राजा। हाँ, समझे बातों की नहीं? तो राजा का अपने प्रजा के प्रति कंट्रोल खत्म हो गया, क्या कलेक्शन हो रहा है वो भी कम हो गया। और चूंकि अपने एरिया को कई सारे जगीर में बदल दिया उसने, मैं जगीर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उस समय जगीर शब्द नहीं, जगीर दिल्ली सुल्तानों के समय का है। समझ में आ रहा है? इस चीज को थोड़ा ठीक कर इक्तादारी शुरू हो जाता है, वो भी एक तरह का फ्यूडल सिस्टम है लेकिन वो थोड़ा ठीक सिस्टम है। तो तुर्की सुल्तान लेकर आए थे इल्तुतमिश, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड इक्तादारी सिस्टम, तो विल डिस्कस लेटर। समझ में आ गया? आपके न्यूसेंट में लिखा हुआ है कि इक्तादारी जो कि जागीरदारी सिस्टम है उसे तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अब इस तरह का फैक्ट पढ़ेंगे तो बीपीएससी पता नहीं निकलेगा कि नहीं, लेकिन यूपीएससी तो नहीं निकल सकता है। बहुत डिफरेंस है इक्तादारी और जागीरदारी में, वैसा दिखता है पर वो है नहीं वैसा। विल डिस्कस। समझ में आ गया? अब सामने वाला जागीरदार कहेगा भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अगर वो 1000 रुपए कलेक्ट करेगा, कहेगा 2 रुपए ले लीजिए सर, बहुत बुरा हाल है हमारा। तो जिस पूरे बिहार पर पटना का सुल्तान बहुत टैक्स कलेक्ट कर सकता था, अब उसे हर जगह से 2 रुपए 1 रुपए 2 रुपए 1 रुपए आ रहा है, तो उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम हो गया। तो समझे बात होगी नहीं? अब चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया है तो वो इतना सैनिक भी नहीं रख सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमिक सिस्टम उतना साउंड नहीं है। समझे बात होगी नहीं? अच्छा, चूंकि ये 1000 रुपए में 1 रुपए दे रहे हैं और 999 रुपए खुद रख रहे हैं, तो ये जितने जागीरदार होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, पावरफुल होते चले जाएंगे।
एक जागीरदार दूसरे जागीरदार से लड़ाई भी करेगा कि अगर एक जागीर में इतना पैसा आ रहा है, 2 जागीर हो जाएगा, कितना पैसा होगा। कहते ना तेरे बाप के जागीर है क्या। आज जो स्लैंग हम लोग यूज करते हैं ना, इट हैज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल मीनिंग ऑल्सो, नहीं कहते क्या? जागीर समझ रखे हो क्या? जैसे मर्जी वैसे करोगे, कहते हो कि नहीं? सर हम इतना हिस्टोरिकली इंटेलेक्चुअल गाली नहीं देते हैं। कहते हैं सर, कहते बाप का जागीर है क्या? और गाली तो देते हो बेटा, गाली तो चल रहा है सिस्टम में। सर इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी से सीधे मुंह बात करिएगा ना तो बिना गाली के रिप्लाई करेगा ही नहीं। समझे बात हो कि नहीं? जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, आईआईटीज की बात हो रही है, तो मेरे सीनियर आए और गरिया के निकल जाए। 1-2 बार तो मैं सेंटिमेंटल हो गया यार, मेरे से बात हो रही है, मेरी माँ बहन को बीच में काहे ला रहे हो यार। तो हमने बोला कि सर ये तो गलत बात है सर, आप मेरे को गरिया लो सर। कह रहे यार क्या करे यार, माँ बहन को लाए बिना गाली दी भी नहीं जा सकती है। फिर वो मेरे को समझाया कि देख तेरा बाप कौन है, तेरे सीनियर, और तेरी माँ कौन है, सीनियर की गर्लफ्रेंड। तो मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को गरिया रहा हूं, तू टेंशन मत ले, तू बिंदास गाली सुन। मैं भी सेकेंड ईयर में आया, मैंने भी ज्ञान यही दिया अपने जूनियर को। ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में बाप दादा का फंडा होता है, पता है ना आपको? आपके रोल नंबर का जो है, रोल नंबर से मैच करता हो वो बाप हो जाता है, उससे सीनियर दादा हो जाता है, परदादा हो जाता है। ये चीज था। तो यहां क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जगीर हुए वो पावरफुल होते चले गए, और जो राजा था, जो सेंटर में था मेन राजा, वो बेचारा कमजोर, उसका पैसे नहीं है, आर्मी कहां से रखेगा। और दूसरी बात, आर्मी के लिए वो अपने जागीरदारों पे डिपेंडेंट है, फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट है कि भाई मेरे को उससे लड़ाई करना है, पुलकेशिन टू से, मेरे को थोड़ा देना यार, 50 सैनिक देना, 40 सैनिक देना, 30 सैनिक देना। अगर इस पिछली बार 50 दिए थे, 30 लौटा था, अभी नहीं, अब की बार सब 20 ही लो। और जो किसी जागीरदार की नजर तुम्हारी गद्दी पे हुआ तो वो भी 20 नहीं भेजेगा। और जागीरदारों की नजर गद्दी पे काहे ना हो, क्योंकि अब तो वो बहुत ही पावरफुल हो गया और राजा ज्यादा पावरफुल हो गए। और जागीरदार ये भी बोलते हुए नजर आएंगे, अबे और राजा क्या बोलेगा बे, उसको हम सेना देते हैं बेटा, राजा की तो ऐसी की तैसी, अपन राजा हैं, समझे? राजा होंगे दिल्ली के, यहाँ के राजा अपुन ही, अपुन को लगता है अपुन ही भगवान है। ऊपर से एक जागीरदार ने दूसरे जागीरदार पर अटैक भी कर दिया और राजा देख रहा, अरे यार ये क्या चल रहा है यार, आपसी में लड़ाई कर रहे हैं। उसको रोकने राजा आए कैसे? सैनिक के लिए तो उसी से मांगना पड़ेगा ना, क्या देखो भाई तुम दोनों झगड़ा मत करो यार, कुत्ता बिल्ली जैसा। पता चला एक जागीरदार ने दूसरे जागीरदार पे कमांड कर लिया। समझे बातों की नहीं? और इस तरीके से क्या हुआ कि एक कोई जागीरदार होगा जो बहुत पावरफुल हो जाएगा। समझे बातों की नहीं? और धीरे धीरे उसकी नजर जो होगी वो सेंट्रल गद्दी पे होगी। गुप्तों के बाद थानेश्वर इसी तरह का जागीरदार है, पुष्यभूति वही है। समझे बात होगी नहीं? गुप्ते के डिक्लाइन होने का वेट कर रहे थे, डिक्लाइन होगा, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट। अच्छा, जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाएगी, मान लो कि सेंट्रल राजा मर गए, मान लो पटना के राजा मर गए, तो जितने जागीरदार होंगे क्या कहेंगे, हम नहीं नहीं, हम राजा के प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे नहीं, वो कहेंगे बेटा गए राजा, दिल्ली सुल्तानों के दिन हवा हुए, अब अपन एक सेपरेट किंगडम बनाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जागीरदारी फ्यूडलिज्म में। फ्यूडलिज्म में जब भी सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगा,
जितने भी आसपास के फ्यूडल लॉर्ड हैं वो अपने आप को तुरंत इंडिपेंडेंट करते हैं। अब बात समझ लो, अगर आपने जागीरदारी सिस्टम लाया, फ्यूडलिज्म लाया, आप ये मान के रखो कि आपके दिन अब बहुत कम है। नहीं समझा? ये वही बात हो गई कि मेरे 10 बेटे हैं और मैंने अपने अंपायर से 10 बेटों को जमीन दे रखा कि बेटा ये तेरी जमीन हुआ, ये तेरा जमीन हुआ, ये तेरा हुआ। वो 10 बेटे कहेंगे कब हम आजाद हों, शादी का बहाना करेंगे, मेरी बीवी कह रही है साथ नहीं रहेंगे। अरे गोलेबाजी कर रहे हो बेटा, तुम्ही को साथ नहीं रहना है, तुम्ही को अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनानी है। पिताजी की मृत्यु का वेट कर रहे थे, तेरे भी हुई नहीं, पहले अलग अलग होना शुरू हो गया। समझे बातों की नहीं? यही चीज गुप्तों के बाद हुआ। कई सारे छोटे छोटे जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड जो थे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए, और इसी फ्यूडल लॉर्ड में एक थानेश्वर का पुष्पभूति था, हर्षवर्धन ने पूरे नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट कर लिया, अब वही राजा बन गया। अब जब हर्षवर्धन ने अपने बाप को, दादों को देखा है कि इसी तरीके से फ्यूडलिज्म चलता है, तो वो थोड़ी ना कहेगा कि फ्यूडलिज्म नहीं करेंगे। उसने भी इसी फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दिया। उनके समय तो ट्रेड भी नहीं था उतना ज्यादा, गुप्तों के समय तो ट्रेड भी था। हाँ, उन्हीं लोग सहयोग से बना है, उसने भी फ्यूडलिज्म शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपना फ्यूडलिज्म शुरू कर दिया, तो जब ये 647 में डिक्लाइन करेंगे, डेथ होगी, तो ये भी कई पार्ट में टूटेंगे। तो जिस जगह पर चालुक्य हुआ करते थे, पुलकेशिन II के डेथ होने के बाद कोई भी एबल राजा नहीं हुआ, इन चालुक्यों को राष्ट्रकूटा ने डिस्प्लेस कर दिया। चंडी दुर्गा चालुक्य वंश के ही सैनिक हुआ करते थे। जब देखे दंडी दुर्गा, जब देखे कि कीर्तिवर्मन वीक हो रहा है, उसको हटा के खुद राजा बन गए और राष्ट्रकूटा ने इसके स्टैब्लिश कर दिया। नहीं समझे बात को? यहां पे पल्लवा जो थे ये भी वीक पड़ रहे थे, लड़ते लड़ते इनको वीक हो गए थे, तो चोलास ने इस फायदा उठाया, चोलास ने इस पूरे एरिया को अपने अंदर ले लिया। सर ध्यान दीजिएगा, बोरिंग है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है भाई? तुम वीक पड़ोगे तो सामने वाला किंगडम तुमको देना, नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम वीक ही रहो। अब खूबसूरत लड़की हो तो छोड़ भी दे आदमी, है ना? हाँ सर, हम लिखवा देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। समझ में आ रहा है? ये कहानी 647 के बाद की है, सारा टाइम पीरियड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, टाइम पीरियड तो लूज एंड में भी है। मैं अभी सब बता दूंगा, आप परेशान ना हो। समझे बात होगी नहीं? ये भाई साहब आदमी है, इसको कहीं चोला छोड़ेगा ना 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 ना, बेटा तुम तो कचरे जाओगे। तो ये जो है, इसको पूरा पल्लवास को चोलास ने अपने अंदर ले लिया, चोला पल्लवास भी गए, इंपीरियल चोलास बाद वाले चोलास। और राष्ट्रकूटास जो है उन्होंने चालुक्यों को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हो गई मेन। अच्छा, यहां पर जब हर्षवर्धना की डेथ हुई तो ये कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इन्होंने भी छोड़ के गए थे। तो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो ये एरिया था वो गुर्जारों प्रतिहारों के हाथ में था। हर्षवर्धन जब छोड़ के गए तो गुर्जर प्रतिहारों ने अपने आप को मजबूत कर लिया, वो भी एक फ्यूडल लॉर्ड थे हर्षवर्धना के अंदर। और जो बचा हुआ एरिया आया बंगाल बिहार वाला, वो पालों के हाथ में आ गया। अब बात को समझे कैसे बेटों ने अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि 647 में हर्षवर्धन की डेथ हुई, 750 एडी तक आते आते इंडियन लैंडस्केप में 4 मेजर डायनेस्टीज हैं। पहली डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहारा, दूसरी डायनेस्टी पाला, तीसरी डायनेस्टी राजपूता और थोड़ा बाद में चालास। दिस इज द लैंडस्केप। बात समझे? अच्छा, 750 में अरब में क्या चल रहा है?
उमाइद आ चुके हैं, खलीफे आ गए हैं। उमाइद के समय में अरबियों का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, यानी कि उमाइद अरबी जब भारत में आ रहे होंगे अटैक करने के लिए 750 के कास, तो उनको उत्तर पश्चिमी भाग में कौन दिख रहा होगा? गुरजारा प्रतिहारा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया थोड़ा सा? इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ। बात समझा? मोटे मोटे चीजों को पहले समझ लो। अब बात बुझे हैं? बात समझा? चेरा पांड्या खत्म हो गया, चेरा पांड्या खत्म हो गया। अब पहले बात को सुनो, अब पहले बात को समझो। राष्ट्रकूटा, गुरजारा प्रतिहारा और पालास, समझ में आ रहा है? राष्ट्रकूटा, गुरजारा प्रतिहारा और पाला, इनका सपना क्या होगा? क्यों, क्या सपना होगा इनका? इनको पूरे भारत में चक्रवर्ती बनना होगा। और चक्रवर्ती अगर बनना है तो बिना उत्तर भारत को कंसोलिडेट किए नहीं हो सकता। मैडम, जो भी राजा आज तक आया ना सर, जो भी राजा आया ना, उससे जम्बू द्वीप पर चक्रवर्ती राजा बनना है। कोई भी आया हो, समुद्रगुप्त इतना क्यों भागा? उसे भी चक्रवर्ती बनना था। चंद्रगुप्त टू इतना क्यों भागा? उसे भी चक्रवर्ती बनना था। लेकिन भारत में बहुत कम ऐसे राजा रहे हैं जो चक्रवर्ती रहे हैं, जिनका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अशोक चक्रवर्ती, कायदे से कहा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक चक्रवर्ती, औरंगजेब चक्रवर्ती, खिलजी तो नहीं कर पाया था। खिलजी रूल किया और छोड़ दिया, बोला कि तुम लोग संभाल लो, हम नहीं दक्षिण भारत में, अकलमंदी किया खिलजी। अब देखो, मैं ना तीनों किंगडम की प्रॉब्लम समझाता हूं। आप लोग मुझे बताओ कि मैंने आपको तीनों किंगडम के नाम बता दिए, गुरजारा प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? गुरजार प्रतिहारा पावरफुल होंगे और थोड़े बहुत राष्ट्रकूटा भी होंगे। क्यों मैम, क्यों पावरफुल होंगे सरन मैम? एक तो सर गुजरात है, वो पहले से धनाढ्य है, इतने मर्चेंट होंगे, कहेंगे पैसा लो, तुम बेटा फैलाओ अपने आप को, तुम फैलाओगे तो बंगाल के साथ ट्रेड फ्री में हो जाएगा, मैं ले रहा हूं पैसा, ले पकड़। इसीलिए पंगा लेने का, किसी मर्चेंट क्लास से पंगा नहीं लेने का। कोई भी पॉलिटिकल क्लास किसी मर्चेंट क्लास से पंगा नहीं लेता। आज के टाइम में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अंबानी का पैसा चाहिए जीतने के लिए। आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी के जो संतान है वो केवल बीजेपी को ही फंड करते हैं? ना 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 ना, ये बहुत बड़ी फितूर है। हो सकता है कम और ज्यादा करते हो, पर फंडिंग सभी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं कि बेटा कल के डेट में तुम सत्ता में आए, हमको तो फंडिंग दिया नहीं, तो तुम तो कचर दोगे। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो सबको फंडिंग करते हैं। तो यहां पर गुरजारा प्रतिहारा को इनके डेटर फंडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इनके डेटर रिच है तो ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, ज्यादा पैसे दे रहे होंगे तो इनको ज्यादा बड़ी आर्मी होगी, ज्यादा बड़ी आर्मी होगी ज्यादा पावरफुल होगी। क्यों? पर गुरजारा प्रतिहारा के साथ एक प्रॉब्लम भी है, जब आपके पास बड़ी आर्मी है तो कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। अगर कोई भी शासक, चाहे वो अरबी हो चाहे तुर्की हो, कोई भी यहां आया तो सबसे पहले गुरजारा प्रतिहारा से ही को ही लड़ना होगा। नहीं समझा? तो भाई साहब, ये पावरफुल हो सकता था बहुत, पर चूंकि कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है अरबियों के साथ और तुर्कियों के साथ, इसीलिए इसका जो पैसा वाला फैक्टर है वो बैलेंस हो जा रहा है। वरना अगर ये समस्या ना होती तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में सेकंड भरना लगता और गुरजारा प्रतिहारा पूरा का पूरा जीत गए होते। ये समस्या थोड़ी कम है राष्ट्रकूटों के पास, तो भले कम पैसा हो हल्का, लेकिन चूंकि समस्याएं कम है इसलिए राष्ट्रकूटा ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएंगे आपको। अब पालों के साथ तो कोई समस्या ही नहीं है, उन्हें किन्नी से लड़ना ही नहीं है।
पर पालों के साथ क्योंकि इनको कुछ लड़ना नहीं है, तो एक आध शासक को छोड़ के कोई ऐसा पावरफुल आपको शासक नजर ही नहीं आएगा पालों के अंदर। तो पाल जो होते हैं वो एक बंदर वाली कहानी सुने हो? दो बंदर की कहानी थी? नहीं, दो बिल्लियों की कहानी है शायद, नहीं कुत्ते की कहानी है, पता नहीं किसकी है। नहीं, दो लोगों की कहानी थी जिसमें एक रोटी को बांटना था, तो बीच में उसको बांट रहा था बंदर, तो वो आधा आधा बांट रहा था, जो ज्यादा होता बंदर खा जाता, ऐसे वो पूरी रोटी खा गया। तो पालों के साथ वही था, गुरजारा प्रतिहारा और रासकुटास जो है आपस में लड़ाई करते थे, और दोनों थक जाते थे तो बीच में क्या करते थे, पाला मजे ले लेते थे, वो कन्नौज पर अटैक कर देते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इनकी कहानी बिल्लियों वाली है, ऐसा बोलने का नहीं। तुम्हें पाला ही पढ़ना है भाई, तुम बिहार के हो। पालाई जो थे वो बंगाल बिहार दोनों रीजन में, तुम्हें मैं बता समझाने के लिए समझा रहा हूं, समझे बातों की नहीं? तो ये तीनों मेजर डायनेस्टीज थे जिनको चाहिए क्या था, कन्नौज। क्योंकि अगर राजा को चक्रवर्ती बनना है तो उत्तर भारत जीतना होगा, और उत्तर भारत जीतने के बाद ही तो पैसा इकट्ठा करके बंगाल और गुजरात को कंसोलिडेट करके फिर तुम दक्षिण भारत की तरफ जाओगे, समझे? मोटा मोटी भारतीय इतिहास में गुरजारा प्रतिहारा, रासकुटा और पाला को कन्नौज को लेकर लड़ाई को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया जाता है। क्या बोलते? त्रिपक्षीय संघर्ष। बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में पूछा भी जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष का इन किन राजाओं से संबंध है, तो उसमें आपके आएंगे रासकुटास, गुरजारा प्रतिहारास, पालास। अच्छा जरा बताओ तो कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जीता कौन फाइनली? अभी मैं आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ब्रॉड दे रहा हूं। अभी मेरे को गुरजारा प्रतिहारा बताना है, रासकुटा बताना है, अलग अलग करके। पहले मैं आपको समझा तो दूं कि कैसे मामला बिगड़ेगा। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो कि 750 से शुरू होता है और करीब करीब 950 में करीब करीब 1.5 से 200 साल चलता है, 150 साल तो चलता ही चलता है। इसमें जीतता कौन है, क्या लगता है आपको? पाला जीतेगा? आपका इमोशन क्या बोलता है? आप बिहार से बिलोंग करते हो, पाली जीतना चाहिए, क्या लगता है राजपूता जीतेगा? क्या लगता है अगले एपिसोड में किसको जिताना चाहिए? हा? हम लोग नहीं जीत पाएंगे ना, जो बीत गया तो बीत गया। जीतेगा कौन, क्या लगता है? आखिरी में जो है मैम, हालांकि गुजर प्रतिहारों की भी बड़ी बुरी हालत कर देते हैं ये लोग, आखिरी में जीतते हैं कौन? गुरजारा प्रतिहारा। अब एक बात बताइए, 150-200 साल की लड़ाई लड़ेंगे तो वो जो एज होता है, जो मजबूती, जो पावर होता है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। आज रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है ये वॉर चल रहा है? नहीं, रशिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन क्या ही कमजोर होगा, यूक्रेन तो डमी है, उसके पास कुछ अपना है ही नहीं। एक समय आएगा लड़ते लड़ते रशिया कमजोर पड़ जाएगा। इतने साल तुम युद्ध लड़ोगे भाई, तुम एक छोटा सा स्ट्रगल लड़ते हो, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हो, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे यहां दाल और चावल महंगा हो जाता है। 1965 और 1962 की दो लड़ाई, सक्सेसिव लड़ाई लड़े हैं हम। 62 की लड़ाई चाइना के साथ, और 65 जब मैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस शुरू किया हूं मैं, इसका यूट्यूब पे क्लास आएगा, आप उन क्लास को देखिएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि आजादी के बाद का भारत कैसा है। समझ में आ रहा है? यूट्यूब पे मैं डलवा दूंगा इनसे, तो आप एक एक करके 1-1 घंटे की क्लास है, आराम से मजे में देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कहानी की तरह सुना दिया है मैंने। 1962 की लड़ाई और 1965 की लड़ाई हमने लड़ा है सर, दो लड़ाई, 62 चाइना के साथ और 65 पाकिस्तान के साथ। इन दो लड़ाई लड़ने के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री को यह कहना पड़ गया कि भाई एक दिन खाना ना खाओ। नहीं सर, वो हम लोग कहते हैं देर आर सक्सेसिव ड्रॉट्स along with
fierce battle we fought at that moment of time. So our economic condition was not well. खाना नहीं खाने का था सर, लाल बहादुर शास्त्री को बोलना पड़ गया कि अगर हर आदमी एक दिन सप्ताह में नहीं खाएगा तो वो अनाज बचेगा। समझे बातों की नहीं? ये तो 200 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं समझे मैम? सर ये तो 200 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी हालत क्या हो गई होगी भाई? तुम्हें कितने भी ट्रेडर ने फंड किया हो, तुम्हारी हालत चरबड़ा जाएगी। तो हालत ये हो गई कि लड़ाई तो लड़े हम 1757 से लेकर 1947 तक 200 साल की लड़ाई तो हम भी लड़े हैं आजादी की। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम इतने वीक हो गए कि हमारा पार्टीशन हो रहा है। 565 राजे रजवाड़े अपने को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कश्मीर को आप अपना अभिन्न भाग मानते हैं, जिस जूनागढ़ को आप अपना अभिन्न भाग मानते हैं, जिस जोधपुर को आप अपना अभिन्न भाग मानते हैं, जिस हैदराबाद को आप अपना अभिन्न भाग मानते हैं, ये तो आपसे इंडिपेंडेंट कर रहे थे। वो तो धन्य हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। नहीं तो भारत 2 इंडिया पाकिस्तान नहीं होता, भारत 567 कंट्री बनता। ट्रेवनकोर जिसे आप केरल कह रहे हो वो एक अलग राज्य हो जाता, अलग कंट्री बन जाता। समझे बातों की नहीं? गोवा अलग हो जाता, भोपाल अलग हो जाता, हैदराबाद अलग हो जाता, जोधपुर अलग होता, जैसलमेर अलग हो जाता, जूनागढ़ आधा काठियावाड़ चला जाता आपका। समझ रहे हो बात को? 200 साल की आजादी की लड़ाई में हमारी ये हालत हो गई। ये तो 2 साल की फियर्स बैटल लड़ रहे हैं भाई साहब, इनकी बुरी हालत क्या हो जाएगी आप ही सोचो। और ये भाई साहब भी यही है, फ्यूडल वाले मानसिकता वाले हैं कि भाई इतना बड़ा अंपायर गुरजारा प्रतियारा संभाल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने भी क्या किया कि अपने टेरिटरी के अंदर जगीर बांट दिए, लो भाई तू ये पकड़, तू ये पकड़। बट अंतर ये था कि नॉर्मल जब जगीर बांटे जाते तो नॉर्मल लोग होते थे, यहां पे जो जगीर बांटे गए वो सारे राजपूत थे, चंदेलास, चहमनास, तोमर, परमार। तो गुरजारा प्रतिहारा ने अपने इस पूरे रीजन पर कई सारे जगीर बांट दिए, ये सारे राजपूत थे। तो जब गुरजारा प्रतिहारा जब 200 साल की लड़ाई जीत गया तो गुरजारा प्रतिहारा इस हालत में नहीं रहा कि ये पूरे जगीर को एक साथ संभाल सके। तो गुरजारा प्रतिहारा डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई और यहां पर छोटे 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 मगर मोटे राजपूत इमर्ज कर गए। अब ये राजपूत जो आन बान शान वाले लोग हैं, जो सर कटा लेंगे सर झुकाएंगे नहीं, जिनमें बड़ा ईगो। देखिए सर, जो पेड़ बहुत सख्त होता है ना, तूफान में सबसे पहले वही टूटते हैं। समझे बातों की नहीं? जितने फ्लेक्सिबल होते हैं ना सर पेड़, कभी आपने देखा केले का पेड़ टूट गया, बड़ा कम चांस होता है। जितने भी फ्लेक्सिबल होंगे ना, सारे के सारे तूफान में सरवाइव कर जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे राजपूत थे, इनको एकता बना के रखनी चाहिए थी। रीजन क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रकूटाओं के जगह पे नहीं है, ये बंगाल में नहीं है, ये उत्तर पश्चिम भाग में है, जहां पर नॉर्थ वेस्ट से फ्रीक्वेंट इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये एक नहीं रहेंगे तो तुम अरबियों से और तुर्कियों से कैसे लड़ोगे? नहीं समझा बात को? अरे बाबा, राजस्थान में चौहान है, बुंदेलखंड में बुंदेला है, दिल्ली में तोमर है, गुजरात में परमार है, सोलंकी है, ये सब राजपूत ही तो है। अब इतने सारे राजपूत डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रूल कर रहे हैं और ये अक्कड़ वाले लोग हैं। हिंदुओं में राजपूत, मुसलमानों में पठान, ये अकड़ वाले लोग होते हैं।
मतलब सर कटा लेंगे, सर झुकाएंगे नहीं। मैं कास्ट को टाइप कास्ट नहीं, और मैं कोई राजपूत तो हूं नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं उस तरीके से नहीं, जो एक हिस्टोरिकली जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है। अच्छा, एक राजपूत की जो अकड़ वाले लोग होते हैं ना, उनमें आपसों में भी नहीं बनती है। एक राजपूत को दूसरे राजपूत से नहीं बन रहा, अबे तुम मजबूत तो का हम कम मजबूत है का? घर में एकता तभी तक होती है जब गरीब होते हो। बात सही है सर, मैं 100% सही बोल रहा हूं। जब आपके घर में 4 बेटे होंगे, चारों में एकता तभी तक बनी रहेगी जब चारों गरीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर वो अलग हो गए तो उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब चारों भाइयों की शादी हो गई, अब बाबा सर फिर शादी की बात कर दे रहे हो, फिर बीवी तक आ जाओगे। अरे मतलब शादी तो होगी ना यार, बीवियों की बात नहीं हो रही है। शादी होगी कि नहीं? क्या जरूरी है क्या सर? आजकल नया ट्रेंड चल रहा, शादी करो ही मत, शादी इज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब एक मतलब ये हुआ कि शादी हो गई, चारों भाई अपने इंडिपेंडेंट हो गए, सरवाइव कर रहे हैं, चारों को नौकरी लग गई। उन्हें मालूम चल गया भाई कि अब इस फैमिली में रहने का मतलब है ड्रैग। कोई गरीब होगा तो उसको भी खींचना पड़ेगा। अब आज चिकन बनाएंगे तो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, 1 रुपया नहीं दे रहा है, तो हम चिकन कैसे उसको दें? और ना दे तो भी अच्छा नहीं लग रहा, और दे तो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। अभी भी ये तो बड़ी दिक्कत है। छोटे वाले भाई आपको 1 रुपया नहीं देते हैं, ऐसे ही आदमी परेशान है। अभी भी खुरपेच रही उसको। अब बोले तुम चाहोगे अलग हो जाए, हम कब गए अलग हो जाए? तो क्या बोल रहे हो इतने देर से? मैं अकेला बेटा हूं यार, मेरे को इस बात की टेंशन नहीं है। समझ रहे बातों की नहीं? तो क्या होगा? अब दिन रात वही कहानी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आखिरी में कहेगा छोटे भाई तू अपना रास्ता अलग देख, मैं अपना रास्ता अलग दे। बड़े भैया आप बीच मत पड़िएगा, मैं अलग हो रहा हूं। तो चारों भाई जब इंडिपेंडेंट, जब अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। यही होता है ना। अब यहाँ अब देखो, जब गरीब था तब तो जरूरत था उन सबको आपसे, आपसे का, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब वो मजबूत हो गए तो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सारे राजपूत मजबूत है, हम क्या कम है क्या? तुम हो गए चौहान अपने जगह के, परमार बोल रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ है। गुजराती मर्चेंट तू, मैं गुजराती मर्चेंट। तू जा अपनी जगह पर, चौहान कराबे 4 आर्मी मेरे, एक तेरे, एक आर्मी के, उल्टा बोल दिया क्या? एक सैनिक मेरा 4 सैनिक के बराबर है। अब भाई गुजरात सोलंकी, अच्छा पता चला कि सोलंकी आगे बढ़ रहा है, उसने बुंदेला की एक टेरिटरी को एक्वायर कर लिया। चौहान टेंशन में, चौहान कह रहे भाई ये सोलंकी बहुत आगे बढ़ रहा है, इसकी भी एक कुछ टेरिटरी लेनी पड़ेगी। आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कर रहे हैं, चल नहीं, किसी में बन नहीं पा रही। आपने यह गौर करो कि जब मोहम्मद गोरी बैटल ऑफ तराइन लड़े थे चौहान के प्रति, ये पृथ्वीराज चौहान, तो उसके अगेंस्ट में कौन सपोर्ट किया था मोहम्मद गोरी को? जयचंद। जयचंद कौन थे? वो भी राजपूत थे। अब रीजन अलग रहा हो, पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी भगा ले गई, वो अलग बात है। समझे बात? देखो बुरा तो लगेगा ना यार, तुम पापा से पूछ के काहे नहीं गए, लेके गए? बुरा लगेगा कि नहीं? किसी को दर्द होगा कि नहीं? ये तो आपको कहानी पिक्चर में दिखाई गई है, असली कहानी कुछ और है। ये कहानी तो पिक्चरों में दिखाई गई है ना, असली कहानी कुछ और है कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद ने उनका सपोर्ट वो किया। अच्छा, अगली लड़ाई महमूद गौरी जो है कितने बड़े अकलमंद आदमी है, जब पता चल गया जयचंद से सपोर्ट से जीत गए तो जयचंद के अगेंस्ट अगली लड़ाई लड़ी गई है और उसको हराया है। तब अंदर घुसे, तब कह रहा हूं गड़बड़ हो गया लगता है।
दामाद की मदद कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे वो मैट्रिमोनियल लाइंस वाला फंडा नहीं चल रहा है कि मेरा दामाद है अब उसको कैसे अटैक किया जाए, समझे? अच्छा, कहानी समझे बातों की नहीं? तो यहाँ पे कई सारे राजपूत हैं और दे आर नॉट पॉलिटिकली यूनाइटेड, दैट इज द प्रॉब्लम। बेटा अगर तुम पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं रहोगे ना, तुम्हारे पड़ोसियों को बहुत बढ़िया से पता होगा। यार क्लास में करते हैं बात। आपके पड़ोसियों को ये बढ़िया से मालूम होगा कि बेटा, अच्छा मान लो किसी घर में आपस भाइयों में आपसी लड़ाई होती है तो आसपास के लोगों को पता होता है कि इनमें आपसी बनता नहीं है। अच्छा, गांव में हर आदमी दूसरे आदमी को कहता है इनके घर में बनता नहीं है, और जिसके बारे में बोल रहा है वो इनके बारे में बोल रहा है कि इनके घर में भी नहीं बनता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि गांव के किसी भी घर में कभी नहीं बनता है, और हर आदमी दूसरे परिवार वाले को यही कहता है कि तेरा बन नहीं रहा है, और हर आदमी को ये इंटरेस्ट होता है कि तेरे घर में हुआ क्या रे। कल सुने हैं श्रीवास्तव जी कल आपके यहाँ बहुत आवाज आ रहा था, गुप्ता जी बहुत आवाज आ रहा था। हाँ वो हुआ था ऐसा। नहीं नहीं नहीं, आवाज वैसा नहीं था, झगड़े वाला आवाज था। हम सुने, कान से सुने। अब जब पता है कि झगड़ा हो रहा है तो काहे पूछ रहे हो, मजे ले रहे हो। यहां पर भी यही बात है कि आपस में जो लड़ाई चल रहा है ये बात किसको पता है? गजनी को ही पता है, और ये बात गोरी को ही पता है। जब तुम आपसी लड़ाई लड़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा जीतना। मान लीजिए आप दोनों की लड़ाई चल रही है, मुझे आपके अगेंस्ट जीतना है, इनको भड़का दिया, देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, तो हम और ये कोलिट कर जाएंगे और आपको हरा देंगे। इट विल बी इजियर। मान लीजिए चौहान को हराना, जयचंद को मिला लो, वो तो आपस में झगड़ा करते ही है, समझे बात हो कि नहीं? तो चूंकि आप एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तुर्कियों के लिए और अरबियों के लिए बहुत आसान है कि वो आपको जीत जाए। समझ में आ रहा है? यही कारण था कि तुर्की लोग सक्सेसफुल हो पाए इंडिया में एनेक्स करने के लिए, क्योंकि राजपूत एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट नहीं कर पाए। समझे बातों की नहीं? और तुर्कियों की तो अपनी ऑर्गेनाइज आर्मी है, बाकी जो काम रहा सहा है वो तो जिहाद कंप्लीट कर दे रहा है उनका, तो काम हो जा रहा है उनका। समझे बातों की नहीं? भले वो जिहाद को किसी तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करें। आई होप इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम काफी होगा चीजों को समझने के लिए। समझ में आ गया? तो लेट्स स्टार्ट दी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो तुम टाइम लाइन के बेसिस पे बोल रहे हो ना, वही चीज शुरू करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, किसी को ऐसा है जो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, टाइमलाइन समझे, टाइमलाइन समझ गए कि किसको क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, और कैसे चीजें बनी है, क्यों कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही है, सब पता चल गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर। मैंने क्या बताया था, 750 तक आते आते तीनों एम्पायर स्टैब्लिश हो गए थे। 647 में डेथ हुआ था, 750 तक दक्षिण भारत के इस रीजन में कौन सा एम्पायर था? 750 से पहले बादामी चालुक्यास। बादामी चालुक्या के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? अभी बताया मैम, पुलकेशिन द्वितीय। समझ में आ गया? पुलकेशिन द्वितीय को क्यों महान बता रहे हैं, क्यों इतना बड़ा बता रहे हैं? हर्षवर्धन कम बड़ी बात नहीं है भाई साहब, समझे? उस पुलकेशिन II के डेथ के बाद ही चालुक्या कमजोर पड़ने लग जाते हैं। जैसे अशोका के डेथ के बाद मौर्य कमजोर पड़ने लग जाते हैं, चंद्रगुप्त II के डेथ के बाद गुप्ता कमजोर पड़ने लग जाते हैं, औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल कमजोर पड़ने लग जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सुल्तान हवा होने लग जाते हैं। समझे बातों की नहीं? तो वैसे ही पुलकेशिन II के डेथ के बाद चालुक्य भी कमजोर होने लग जाते हैं, और आखिरी राजा जो है उनको दंडी दुर्गा जो है रिप्लेस कर देता है, और एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जिसकी राजधानी क्या है? मान्यखेत। समझ में आ गया? 750 से 900। क्लियर है ये चीज? ये टाइमलाइन समझ में आ गया? तो 647 से लेके 750 के बीच में क्या हुआ?
647 तक तो मैं हर्षवर्धन तक पहुंचाया था। उसके बीच में अंपायर बिल्डिंग फेज हो रहा है। 647 हर्षवर्धन की डेथ के बाद गुरजारा प्रतिहारा को बनने में भी समय लगेगा, पाला को इमर्ज होने में भी समय लगेगा, और राष्ट्रकूटा को इमर्ज होने में। तो ये 100 साल का जो फेज है 650 से 750, ये 100 साल में डायनेस्टीज स्टैब्लिश हो रही है। तो हमारी कहानी जो शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है? राष्ट्रकूटा से। राष्ट्रकूटा का रूल देखो किधर है, ये पूरा का पूरा एरिया। अच्छा, ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंट है क्योंकि यहां पर कन्नौज इसके हाथ में आ गया है। राष्ट्रकूटा के सामने प्रॉब्लम क्या होगी कन्नौज जीतने के बाद? मान लो राष्ट्रकूटा कन्नौज जीत जाए तो उसके सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, इसको देखकर बताइए। देखिए इसका जो टेरिटरी है वो धीमे धीमे कन्नौज पे जाते वक्त कम हो रहा है। देखो इधर, मतलब जैसे ये देखो एकदम पूरा जो है पैरेलल है, लेकिन ये धीमे धीमे कम हो रहा है। इसका मतलब कि राष्ट्रकूटा स्ट्रेच कर रहे हैं कन्नौज की तरफ। जब किसी चीज को आप स्ट्रेच करते हो ना तो उन्हीं एरिया को जीतते हो जो आपके लिए उस रास्ते तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस तरफ कौन है? गुर्जर प्रतिहारा, और इनके इस तरफ पाला है। तो इस एरिया में इनकी पकड़ कम है। नहीं समझा? एक तो चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज क्या होगा अगर मान लीजिए कन्नौज जीत भी गए तो? देखकर बताइए। बिल्कुल, कन्नौज इनके लिए दूर हो जाएगा। इनका कैपिटल मान्यखेत में है, यानी कि इनके राजा यहां होंगे। जो मान लो कि इन्होंने अपना कैपिटल कन्नौज को बना भी लिया तो चैलेंज क्या आएगा कि भैया एक बार कन्नौज जीतने के बाद वापस मान्यखेत भी तो आना पड़ेगा, नहीं तो ये हार जाएंगे। ये नीचे पांड्या और चोलास है। नहीं समझी? कोई भी भारतीय शासक पूरे भारत में अपना आधिपत्य क्यों नहीं कर पाया? मान लीजिए कि उत्तर भारत का शासक है तो रहेगा दिल्ली में, कन्नौज में, आगरा में, इन्हीं जगह पे तो रहेगा। तो अगर मान लो कि उत्तर भारत का शासक अगर कन्नौज में रहेगा तो दक्षिण भारत जीत भी ले तो वहां से रूल कैसे करेगा वो? फिर या तो जागीरदारी शुरू करे, और जागीरदारी की समस्याओं के बारे में और उनके वरदान के बारे में तो आप बढ़िया जानते हैं। और जो दक्षिण भारत का शासक अगर उत्तर भारत में जाएगा तो वापस तो आना पड़ेगा ना यार। तुम अपने जगह पे आओगे कि नहीं वहीं के जाओगे? तुम सिकंदर थोड़ी ना हो यार कि पर्शिया गए तो पर्शिया की लड़की से शादी कर लिए, कपड़ा सफेद पहनने लग गए, पर्शियन धर्म को फॉलो करने लग गए आप। समझ रहे बात हो कि नहीं? सिकंदर थोड़ा ना हुआ है आप कि जहां जा रहे हैं वहीं लड़की शादी कर रहे हैं। और शादी ही नहीं कर रहे हैं, पूरा भेष भाषा जो है, इफ यू आर इन रोम बी लाइक अ रोमन। समझ रहा है? वैसी सिचुएशन है। तो इनका तो वैसा नहीं है कि वहीं जाके बस लेते हैं, चलो अब कन्नौज में मजा आ रहा है। पहले मजबूरी थी, अब मजा आ रहा है। ये मिर्जापुर 2 सुने, 3 रिलीज हो गया, सुने? कौन देख लिया? बस सही बेटा, मेंस की तैयारी मत करो। वाह, 30 सितंबर में बीपीएससी एग्जाम है। वन और टू से अच्छा है या खराब है? आपको टीम का कहानी नहीं मिल रहा है। अभी मैं कोई सवाल पूछ लूं कि अच्छा बताओ तो राष्ट्रकूटा के राजा कौन कौन थे, तो किसी को कुछ पता नहीं होगा। मिर्जापुर में ये भी पता है कि कौन से एपिसोड के बाद देखने लायक है, और उसमें रोमांटिक सीन तो जरूर याद होगा सर को। सर उसमें ऐसा था, गुड्डू भैया ने ये किया, मेरे को सारा कहानी बताया सर। आप मेरे से अकेले में पूछिएगा सर, ऐसे पूरी क्लास में बोलने में थोड़ा शर्म आ रहा है। एक एक सीन पता होगा सर। कल की देखा कि नहीं? डाउनलोड है, देख लिया? मजा नहीं है? मजा है? अच्छा बताओ तो।
कि ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कब कब हुआ था। अभी देखिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पूछेंगे कोई नहीं बताएगा, लेकिन कल्कि में पिक्चर अच्छा है या नहीं है और क्यों अच्छा नहीं है उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है सबका। प्रायोरिटीज है सर, प्रायोरिटीज क्यों सर आप देखे कि नहीं देख पाए प्रायोरिटीज सर, प्रायोरिटी है सर। अभी 4 दिन नहीं हुआ मिर्जापुर रिलीज हुए है ना मैडम, कितना दिन हुआ है देखो, उनको पता है कितना दिन हुआ है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी मैम होता है अरे होता है, आप लोग की उम्र में तो थिएटर में बैठे रहते थे। क्या 5 तारीख को रिलीज हुआ था पहला शो प्रायोरिटी। फिरोज जी का प्रायोरिटी देख रहे हैं ना सर, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो अगर कोई कन्नौज जीत भी ले तो उसे वापस आना है ना मानेखेत। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये हर बार जीतेंगे और कहेंगे आप जीत लिए वापस जाते हैं। जैसे ही जीत के वापस आएंगे पाला इसको आक्रमण करके जीत लेंगे, फिर जाएंगे गुरजारा प्रतियारा, ये सॉरी राजकुटास, फिर जीत लेगा भाग धर्मपाल, फिर जीतने के बाद वापस जाएंगे, फिर पाला जाकर उसको आक्रमण करके जीत लेंगे। नहीं समझा बात को। तो गुरजारा प्रतिहारों के साथ समस्या यही है कि वो दक्षिण भारत के हैं, सॉरी माफ करिए बार बार, राजपूतों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत में सवाल ये है कि दक्षिण भारत में अपनों कम खतरा थोड़ो ना है। अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि कन्नौज में ही रह ले रहे हैं, इसको छोड़ दें। सर जी 2 पोर्ट जीतने के चक्कर में इतना बड़ा एरिया थोड़ी ना हार जाएंगे सर। गलत बोल रहा हूं मैं, 2 पोर्ट जीतने के चक्कर में आप इतने बड़ा एरिया नहीं हार सकते, ये समस्या है इनके सामने, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कुछ बकवास बातें भी हैं, उसको पढ़ते हुए जल्दी फटाफट निकलेंगे और जो मेन पॉइंट है उस पर आएंगे। राष्ट्रकूटा जो थे, देखो क्या लिखा हुआ, राष्ट्रकूटास वर ओरिजिनली नोन एज फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बतापी, यानी बादामी। यानी ये लोग कौन थे, वही जगीर वाले, समझ में आ रहा है, उनके जगीर वाले थे। जब कमजोर पड़ा तो क्या हुआ, उसको हटा के खुद को आ गए। ये हर जगह इतिहास में नजर आएगा कि जहां पर फ्यूडेटरी सिस्टम है वहां पर वो मजबूत होते हैं और सेंट्रल अंपायर को हटाकर खुद को रिप्लेस कर देते हैं। हर जगह आपको नजर आएगा। मान्यखेत से रूल करते थे, कर्नाटका रीजन में है ये। दंडी दुर्गा जो है ये इनके फाउंडर है और इन्होंने चालुक्य और बादामी को हराकर अपने आप को स्टैब्लिश करा है। समझ में आ गया। देखिए ऐसे तो बहुत सारे नाम है, एक कृष्णा वन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कृष्णा वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आप इस पृथ्वी लोक पर आए हैं तो एक चीज देखे बिना कभी मरिएगा मत। आई वुड सजेस्ट you belong to any religion, doesn't matter, if you are Hindu, if you are Muslim, if you are Christian, if you are Jews, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हो, आप जो है अजंता एलोरा केव्स और कैलाशा टेम्पल आप जरूर जाएं। समझ में आ रहा है। देखिए मॉन्यूमेंट को देखने में रिलीजियस कंजूसी ना करें सर। अगर जामा मस्जिद का आर्किटेक्चर अच्छा है तो प्लीज डू विजिट जामा मस्जिद। समझ में आ गया। रेड फोर्ट का आर्किटेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू विजिट। अगर आपको बुलंद दरवाजा का मॉन्यूमेंट देखना है तो यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, डजंट मैटर, आपको जरूर जाना चाहिए। सिमिलरली बिना कैलाशा टेम्पल देखे मरिए मत। आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ के जा रहे हैं आप। कैलाशा टेम्पल की खासियत यह है, जो कि कृष्णा वन ने बनवाया था, कि वो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। मोनोलिथिक टेम्पल है, केव नहीं है। एक पूरा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि जब आपने, अच्छा माउंटेन को काट के नहीं बनाया गया है, पहाड़ को काट के नहीं बनाया गया है,
एक पत्थर को काटकर पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। आप जरा खोलिए कैलाशा टेंपल, महाराष्ट्र में। देखिए कैलाशा टेंपल एलोरा केव्स में है। देखिए आप देखिए सर, हो नहीं रहा है। एक टॉप आप देखिए मैं देखा हूं, मैं तो गया हूं पर्टिकुलरली। यस, अब आप सोचिए कि वो एक पत्थर को काट के बनाया गया है, टेंपल भी है उसमें, कई पिलर्स भी हैं, और वो सारा एक स्लोप पर है। वो खासियत है, इट्स अ मोनोलिथिक टेंपल। समझ में आ रहा है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलाशा टेंपल। अब इमेजिन कर सकते थे कि एक पत्थर काट के ऐसा बना देना उस समय में, ये आज की बात नहीं है, 750 एडी की कहानी है। 750 एडी का मतलब ये हो गया कि आज से करीब करीब आपका 1200-1300 साल पुरानी बात है ये। समझ रहे हैं सर? दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजपूता डायनेस्टी। कैलाश कृष्णा वन ने बनाया था, दिस इज मेजर कंट्रीब्यूशन, कैलाशा टेंपल। समझ में आ गया? और कृष्णा वन ने ही कुछ कह रहे हो आप लोग? कृष्णा वन ने ही गंगा और मैसूर, किसी को जाना है क्या? गंगा पे बस तो 10-15 मिनट वाली बात है, तुम्हें बहुत बोर कर दिया तो 2 मिनट सुन लो। गंगा और मैसूर को जीत लिया था। जो मेरे हीरो है वो है ध्रुवा। ध्रुवा इज माई हीरो। है? तुम्हारे भी हीरो हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे हीरो हैं यार ध्रुवा। ध्रुवा क्यों हीरो है आपको समझ में आ जाएगा। ध्रुवा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ राजपूता डायनेस्टी। अब ग्रेटेस्ट बनने का क्या मतलब है? जो कन्नौज जीत लेगा वो ग्रेटेस्ट। यही वो राजा हैं जिन्होंने गुर्जारा प्रतिहारा को भी हराया है और पाला को भी हराया। देयर आर वेरी फ्यू किंग, उसमें से ध्रुवा भी हैं। समझ में? आप देखो कैसे ही डिफीटेड पल्लवास, हटाया। ईस्टर्न चालुक्यास, हटाया। ईस्टर्न चालुक्यास, 2 चालुक्यास थे, वेस्टर्न वाला जो कि हटाकर दंडी दुर्गा जीते थे, ईस्टर्न वेंगी वाले। अगर मेरी पुरानी क्लास देखे होगे तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। पालास एंड प्रतिहारास सबको हरा दिया। समझे बातों की नहीं? बाय डिफीटिंग वस्त्रराज और प्रतिहारा। इस समय में वस्त्रराज की कंटेम्पररी, एक्चुअली ध्रुवा जिस समय थे गुर्जारा प्रतिहारा के वस्त्रराज राजा थे और धर्मपाल पाला के राजा थे। दोनों को हराया। आप कैसे हराया देखो, इन्होंने क्या किया, वस्त्रराज को हराया, समझे, और कन्नौज जीत लिया। कन्नौज जब जीता तो फिर वापस आना पड़ा मान्यखेत की, वापस आएंगे तो धर्मपाल ने मजे लिए। धर्मपाल ने कहा कि भाई वस्त्रराज तो हार ही गया है, तो हम क्या करते, कन्नौज पर अपना आक्रमण करके जीत लें, अपना एक राजा बैठा दे वहां पर। ये बात ध्रुवा को पता चलता है तो ध्रुवा धर्मपाल को भी हराते हैं और वापस कन्नौज को कॉन्कर कर सकते हैं। यानी कि ध्रुवा ही एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने प्रतिहारों को भी हराया है और पालों को भी हराया है। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में कॉन्क्वेस्ट की बात करी जाए तो ध्रुवा का नाम जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है राजपूता डायनेस्टी में। समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट दक्कन किंग टू कंट्रोल कन्नौज, ये वो पहले दक्कन के राजा थे जिन्होंने कन्नौज को जीता था और कन्नौज इनके हाथ में आया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? उसके अलावा गोविंद थ्री जो कि ध्रुवा के बेटे थे, इनका भी बड़ा सा, ये भी अपने फादर के चरण कदमों पे चल रहे थे। इन्होंने भी कन्नौज को जो है जीता है। इन्होंने पल्लवा को हराया, गंगा को हराया, पाला को हराया, प्रतिहारा को हराया, सबको हराया है। ऐसा माना जाता है कि गोविंद थ्री के टाइम में ही उत्तर में जम्मू कश्मीर हिमालयस और दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गुर्जारा प्रतिहारा और पूरब में पाला, ये पूरा का पूरा जो है एरिया जीत लिया था। यानी कि गोपाल थ्री भी चक्रवर्ती था। समझ में आया कि नहीं? अगर एक समय है जब गोविंद थ्री का है, वो पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा भारत इनके हाथ में था, सब कुछ सब्जुगेट कर लिया था इसने। अब अगेन
इतना बड़ा राजा होगा तो टाइटल भी वैसा ही वैसा होगा। तो ये जगत तुंगा, श्री वल्लभा, समझ में आ रहा है, बहुत सारे ना टाइटल से अपने अंदर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद के जो शासक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और शासक है जिसका नाम है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, कोई बता सकता है अमोघवर्ष का नाम कहीं सुना है आप लोगों ने? कहां सुना है अमोघवर्ष का नाम? अमोघवर्ष इज नोन फॉर इज लिटरेरी वर्क के लिए अमोघवर्ष जाने जाते हैं। अमोघवर्ष में कई बार चीजों को, मतलब उनके कई लिटरेचर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघवर्ष इज फादर ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के कोर्ट में दिगंबर आचार्य, जैन सेन, संस्कृत ग्रामरियन ताकत्यान और इसके बाद मैथमेटिशियन जो थे, महाविचार्य जो थे, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। ये पहले एक्सपोनेंट है जो कि कन्नड़ लिटरेचर के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी एक रचना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, नाम भूल जाइए, ये नाम ना भूलिएगा। कविराज मार्ग। कविराज मार्ग इन्हीं का है। कोई आपसे पूछ सकता है कि अमोघवर्ष कहाँ के शासक थे, तो उसका आंसर होगा राष्ट्रकूटास। ये आपकी बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघवर्ष ने किया। तो अमोघवर्ष का नाम रखिएगा। आप अपना नाम भूल सकते हैं, उसकी लिबर्टी आपको पूरा है, क्योंकि आधार है, आप दिखाकर बोल सकते हैं मेरा नाम ये है, लेकिन आप अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग लिखा है, ये नाम नहीं भूल सकते आप, वो आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। समझ में आया कि नहीं? इन्हीं के टाइम में अरबी भी विजिट किए थे। समझ में आ रहा है? अबू सुलेमान। अच्छा, कौन होंगे ये अबू सुलेमान? अब्बासिद। खलीफा विजिट करना बड़ी बात हो गई सर? क्यों बड़ी बात हो गई? एक अरब ट्रेडर विजिट कर रहा है तो क्यों बड़ी बात हो गई? खलीफों के साथ आपका संबंध ठीक हो रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पर कोई कॉन्क्वेस्ट नजर नहीं आ रहा है? कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं मिलेगा, बहुत कम कॉन्क्वेस्ट अरबियों के साथ मिलेगा। सारी लड़ाई हमें तुर्कियों से लड़नी है। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ो। इसके बाद एक और राजा है कृष्णा III, वो लास्ट ग्रेटेस्ट सातपुरा डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने भी जो है क्या किया कि पल्लवाओं से लड़ाई किया, पालों से लड़ाई किया, प्रतिहारों से लड़ाई किया। ये इनके आखिरी राजा थे, इसको कन्नौज तक इनका आक्रमण था। फिर धीमे धीमे जो है चोला जो है राजपूता को खा गए। समझ में आ गया? चोला के जो राजा थे वो आपका जो है काकड़ा तू जो थे, जो इन्हीं डायनेस्टी के थे, वो चोलाओं द्वारा हार गए। और फिर ये डायनेस्टी धीमे धीमे चोलाओं के अंदर, मैंने बताया था ना पल्लवा को जीतने के बाद चोला खाएंगे। क्यों चोला खाएंगे? चोला राजपूता को क्यों खाएंगे? अरे उन्हें भी तो वेस्ट और ईस्ट दोनों चाहिए यार। पल्लवा को मिलाने पर ईस्ट कोस्ट तो मिला है, वेस्ट कोस्ट मिल जाएगा तो कौन सी बुरी बात है? समझे बात हो कि नहीं? तो ये चीज उनके सामने देखने को मिलता है। डिवीजन कैसे होगा राजपूता किंगडम का? राष्ट्र होगा, वेस्ट विश्व होगा और भुक्ति होगा। अच्छा बताओ, भुक्ति कहीं नाम सुना है तुम लोगों ने? भुक्ति कहां सुना था? मौर्य में तुमने अहर सुना था, चक्र सुना था, विष सुना था, गोप सुना था, ये कहां सुना था? ये तुमने क्या बात कर रहे हो यार, इतना पढ़ा है सब भूल गए। गुप्ता में सुना था तुमने। गुप्ता के प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते थे। यहां पर प्रोविंस जो है वो राष्ट्र है, इसीलिए राष्ट्रकूट है। कई राष्ट्रों को मिलाकर राष्ट्रकूट बना है। तो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के अंदर विष होता है, विष के अंदर भुक्ति होता है। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये पढ़ लेना। मेरे को डील करना है बेसिकली किससे? पॉलिटिकल पार्ट से, ठीक। अब आते हैं हम लोग आगे। रिलीजन की बात करें तो देवर बेसिकली शैवाइट एंड विष्णुवाइट। एक केव है एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव वो भी कृष्णा वन का है। एलिफेंटा कब किधर है? कोई गया है एलिफेंटा केव? वहां महेशमती की महेश मूर्ति एक तस्वीर है जिसमें सामने शिव है, बगल में उमा है, इधर भैरव है। नहीं जानते? कुछ जानते ही नहीं हो तुम लोग यार। बिहार से बाहर निकले ही नहीं हो। बिहार में भी तुमसे कुछ पूछे तो नहीं बताते हो। एलिफेंटा केव सुना है मैडम? भारत के किस राज्य में है?
बहुत बड़ी बात, महाराष्ट्र बताया आपने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये आइलैंड है, बताया आपको, आइलैंड है, द्वीप है ये, एलिफेंटा द्वीप है ना। नहीं हो तो शादी के बाद हनीमून पे चले जाना। अब वो भाग्य हमारे कि कुछ तो तुमने पढ़ाई करके कुछ तो पाया। आप कहोगे सर हनीमून में कोई एलिफेंटा केव घूमेगा, इतना पागल है। पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, मालदीव जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, एलिफेंटा केव घूमेंगे, महेश मूर्ति देखेंगे, क्या सर। हम तो गए ही थे दोस्त। हाँ, हम हो आए। हमको जो मेरे डिजायर्स थे वो हमने सर हनीमून पे पूरा कर लिया। हमको स्कूबा डाइविंग करने का था, हम स्कूबा डाइविंग कर लिए हैवलॉक में। 15 दिन हनीमून पे रहे, इतना झगड़ा किए, इतना झगड़ा किए, पूछो मत। हर 2 बात पे झगड़ा होता था। हमको समझ में नहीं आता है किसी का हनीमून रोमांटिक कैसे हो सकता है। मेरा तो खाली झगड़ा होता था। अच्छा, उसके बाद एलिफेंटा केव गए, गोवा गए, क्या नाम है वहां पर, एलपी गए, मुन्नार गए, मद्रास गए, पोर्ट ब्लेयर गए, हैवलॉक गए, बीबी का ही अब हो गया। अब हम जाएंगे, हमारे भी दिन हवा हुए, अब तुम चलो। समझ में आ गया, मोस्ट अनरोमांटिक आदमी से शादी हुई है हमारी। चलो चलो चलो, तुम पूरा का पूरा भारत भ्रमण कर लोगे हमारे साथ ही। हनीमून तो एक बहाना था, एक्चुअली में तुम्हें घूमना था। 2 साल से पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, थक गए थे। 4-5 दिन और दे देती तो हम पूरा का पूरा भारत में लद्दाख वद्दाख सब हो आते। समझे बातों की नहीं। तो रिलीजन में क्या है, मैंने क्यों बोला एलिफेंटा केव, क्योंकि वहां पर महेश मूर्ति है, शैवाइट है, शैवाइट, समझ में आया। तो शैवाइट और वैष्णवाइट जो है इनका बेसिक रिलीजन है। रासकुटा यहाँ बंद करते हैं। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग पालास एंड प्रतिहारास, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल खत्म करेंगे। वापिस से हम जाएंगे अरबियों के पास, तुर्कियों के पास। समझे बात को, क्योंकि अब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सामने राजपूत है और इधर कौन है, तुर्की है। गजनबी को लाएंगे भारत में, लुटवाएंगे, उसके बाद गोरी को लाएंगे, वो यहाँ पर शासन होगा, फिर दिल्ली सुल्तानों से आगे की कहानी छोड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू।